सोचिए, एक इंसान जिसपे 100 से ज्यादा केस दर्ज हो, जिसपे हत्या, अपहरण, जमीन के कब्जों का आरोप हो, लेकिन वही इंसान भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर डील में वोट करता है, संसद में बैठता है और फिर एक दिन उसे लाइव टीवी पे कैमरे के सामने गोली से भून दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल पॉलिटिशियन की, जिसका नाम अतीक अहमद था। एक ऐसा नाम जो पहले क्रिमिनल था, फिर बाहुबली बना, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक छोटा सा गाँव कसारी मसारी नाम का, जहाँ एक बहुत ही गरीब टांगा वाला हाजी फिरोज अहमद के घर 10 अगस्त 1962 को एक बच्चे का जन्म होता है और इस बच्चे का नाम अतीक अहमद था। इसके परिवार में गरीबी बहुत ही ज्यादा थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बस 8वीं कक्षा के बाद अतीक ने शुरू किया कोयले चोरी का काम। रेल से कोयला चुराना बेचना, यही उसका काम बन गया और धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बनाई। यहीं से उसकी क्राइम जर्नी स्टार्ट हो गई। सिर्फ 17 साल की एज में अतीक अहमद एक ऐसी लाइन क्रॉस कर चुका था जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। साल 1979 पे उस पर पहला मर्डर केस दर्ज होता है। अब वो एक लड़का नहीं बल्कि एक उभरता हुआ क्रिमिनल बन चुका था। धीरे धीरे कोयले की चोरी से शुरू हुआ सफर अब बदल चुका था एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम में। अतीक अपना गैंग बना चुका था और उसके इलाके में उसका नाम उस टाइम फैलने लगा था। लेकिन असली गेम चेंज होना अभी भी बाकी था। उस समय प्रयागराज में उसके ऊपर एक और आदमी था और उस आदमी का नाम चांद बाबा था। वो एक ऐसा गैंगस्टर था, कहा जाता है कि उसके इलाके में उस टाइम में पुलिस जाने से डरती थी और कहा जाता है उसके पॉलिटिकल कनेक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि सिस्टम भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता था। धीरे धीरे अतीक अहमद की मुलाकात होती है चांद बाबा से और यही मुलाकात उसकी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट बन जाती है। चांद बाबा अतीक के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल देखता है और उसको अपने साथ काम पे रख लेता है। यहीं से अतीक की रियल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे वो क्रूड से बम बनाना, हथियारों की सप्लाई करना, गैंग को कंट्रोल करना और सबसे ज़रूरी चीज़ सिस्टम को अपने हिसाब से कैसे मोड़ना है। ये सारी चीज़ अतीक अहमद उस टाइम चांद बाबा से सीख लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो सीखता गया उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, वो खुद किंग बन के राज करना चाहता था। और यहीं से सबसे बड़ी टकराव स्टार्ट होती है। एक शागिर्द अपने उस्ताद को चैलेंज करता है। अतीक अहमद चांद बाबा के खिलाफ उस टाइम में खड़े हो जाता है। दोनों के बीच खूनी गैंगवार स्टार्ट हो जाती है। गोलियां, बम और लगातार हमले चालू होते हैं। लेकिन इस लड़ाई का अंत बस एक हो सकता था और कुछ समय के बाद चांद बाबा की हत्या हो जाती है। और उसके बाद अतीक अहमद एक गैंगस्टर नहीं बल्कि पूरे इलाके का डॉन बन चुका था। 1989 अतीक अहमद उस टाइम में चुनाव लड़ता है और वो भी इंडिपेंडेंट सीट पे, यानी कि निर्दलीय। और शॉकिंग बात आप जानते हो, वो जीत गया। अब वो गैंगस्टर नहीं बल्कि उस टाइम में एमएलए बन चुका था। फिर क्या था, क्राइम प्लस पॉलिटिक्स इक्वल टू पावर। 5 बार वो एमएलए बनता है और उसके बाद 2004 में एमपी। और आप याद रखो, ये कोई छोटी सीट नहीं बल्कि ये वही सीट थी जहां से जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में जीते थे। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल से अलग था। उसका खुद का एक अपना अलग सिस्टम था। खुद की कोर्ट चलाता था, जमीन के झगड़े को सुलझाता था, शादी ब्याह के फैसले करता था और लोग उसके पास जाते थे क्योंकि उस टाइम में सिस्टम फेल हो जाता था। और दूसरे साइड बूथ कैप्चरिंग, फेक वोटिंग और एक्सटॉर्शन सब चलाता था। साल 2005 प्रयागराज की राजनीति में पहले से गैंगवार बहुत ही दबदबे पे पहुंच चुकी थी और इसी बीच एक नया नाम उस टाइम में उभरता है और उसका नाम था राजू पाल। एक नॉर्मल सा एमएलए जो सीधा जाके अतीक के परिवार को चैलेंज कर रहा था। दरअसल ये वही सीट थी जहां पे अतीक के भाई असरद उस टाइम में चुनाव हार चुके थे और ये हार अतीक को उस टाइम में बिल्कुल से मंजूर नहीं थी। फिर आता है 26 जनवरी 2005 रिपब्लिक डे। पूरा देश उस टाइम में जश्न मना रहा था, लेकिन प्रयागराज में कुछ और होने वाला था। राजू पाल अपनी गाड़ी अपनी साथियों के साथ अपने इलाके की तरफ जा रहा था और तभी अचानक सड़क पे 20-25 हथियारबंद लोग उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं और वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। गोलियां इतनी कि उस टाइम में पूरी गाड़ी छलनी हो जाती है। लेकिन हमलावर यहाँ पे रुकने वाले बिल्कुल नहीं थे। वो उसके बाद क्रूड बम उसके ऊपर फेंक जाते हैं। पूरे इलाके में उस टाइम में अफरा तफरी बुरी तरीके से मच जाती है।
किसी तरह उस टाइम में गंभीर हालत में राजू पाल को एक टेम्पो में डाल के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। लेकिन हमलावर का इरादा बिल्कुल से साफ था, आज किसी भी हाल में राजू पाल को खत्म करना है। वो टेम्पो का पीछा करते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और वहां पे भी बहुत सारी गोली उस टाइम में बरसाई जाती है। कुल मिला के उस टाइम में राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां लगती है और वहीं हॉस्पिटल में उस टाइम में उसकी मौत हो जाती है। आप सोचो, खौफ उस टाइम में दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर एक सिटिंग एमएलए को मार दिया जाता है और इस घटना के बाद उस टाइम पूरा शहर दहशत में आ जाता है। दंगे, प्रदर्शन, सड़क पे गुस्सा और सबसे बड़ी बात, इस हत्याकांड में आमतौर पे सीधे नाम आता है अतीक अहमद का और साथ में असरत जो कि उसका भाई था उसका भी नाम ले लिया जाता है। यहीं से अतीक की कहानी में एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट होता है जो आगे चल के इसके पूरे एम्पायर को उस टाइम में हिला देता है। आगे चल के उमेश पाल जो कि इस केस का विटनेस था उसको किडनैप किया जाता है, उसका स्टेटमेंट उस टाइम में बदलवा दिया जाता है और यही केस आगे चल के अतीक अहमद के लिए बहुत बड़ा खतरा बना। अब इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट आपको बताता हूँ। और उस टाइम उस पर केस भी चल रहा था, लेकिन वो था तो सिटिंग एमएलए ही। तब इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील पे उस टाइम में वोटिंग चल रही थी और आप सोचो, जेल में बंद अतीक अहमद को बाहर लाया गया और उसे संसद में ले जाके उस टाइम में वोट कराया गया। एक तरफ वो सड़क पे क्रूड बम चला रहा था और पूरे शहर में दहशत का राज फैला रहा था और दूसरे साइड वो देश का भविष्य उस टाइम में तय कर रहा था। लेकिन हर एक राइज के बाद एक बहुत बड़ा फॉल आता है और अतीक अहमद के साथ भी कुछ ऐसा होने लगा। 2009 के बाद उसके पॉलिटिकल ग्राफ बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगा। कभी जिस इंसान को हर एक पार्टी अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन आज वही आदमी पॉलिटिकल बर्डन बनता जा रहा था। इलेक्शन पे इलेक्शन वो बहुत सारे इलेक्शन हार चुका था। 2012 में हार, 2014 में हार और यहीं से उसकी पॉलिटिकल दरार दिखने लगी। पहले जो सिस्टम उसके इशारों पे उस टाइम में चलता था, आज के डेट में वही सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2017 में, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और यहाँ इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया, नो टॉलरेंस फॉर माफिया। इसके बाद यूपी में जो चालू हुआ वो बस एक्शन नहीं था, वहाँ पे माफिया का सफाया उस टाइम में डायरेक्ट स्टार्ट हुआ और अतीक के पूरे नेटवर्क पे उस टाइम में एक एक करके चोट लगते चले गई। उसकी प्रॉपर्टीज की जांच स्टार्ट हो गई, लीगल असेट पे बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ, उसके दोस्त यार रिश्तेदार सब पे रेड पड़ने लगे और उसका पूरा एम्पायर धीरे धीरे उस टाइम में टूटने लगा। अब अतीक जेल में बंद बस एक आरोपी नहीं था, बल्कि सरकार के टारगेट पे आया एक बड़ा नाम बन चुका था और यही फेज था जहां से अतीक अहमद की कहानी एक एंड की तरफ बढ़ने लगी। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल जो कि उस टाइम में एमएलए कांड का गवाह था, उसको दिन दहाड़े बम और गोली से उस टाइम में मार दिया गया और उस टाइम में सब कुछ जाके सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो गया और यही चीज़ें धीरे धीरे मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। उमेश पाल की हत्या के बाद पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जैसे आग में जल रहा था और सरकार भी बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में आ चुकी थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ मैसेज दिया था कि आने वाले टाइम में माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और फिर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसके बाद सरकार को एक मौका मिल गया और मानो उन्होंने क्रैकडाउन उस टाइम में स्टार्ट कर दी। एक एक करके उमेश पाल के हत्याकांड के आरोपी सब सामने आने लगे। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे 7 लोगों की पहचान हुई और फिर यहीं से यूपी में एनकाउंटर का सिलसिला स्टार्ट हुआ। 27 फरवरी को अरबाज जो कि इस वारदात का ड्राइवर था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। फिर 6 मार्च उस्मान उर्फ विजय चौधरी जिसने पहले गोली चलाई थी, वो भी एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा खत्म किया गया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। 13 फरवरी 2023 सबसे बड़ा झटका आता है। अतीक अहमद का बेटा यानी असद अहमद, जिसको पुलिस बहुत ही ज्यादा दिनों से उस टाइम में ढूंढ रही थी, झांसी में एसटीएफ के हाथ मुठभेड़ में वो भी मारा गया और उसके साथ उसका साथी गुलाम भी उस टाइम में मारा गया। ये वही असद था जो सीसीटीवी के सामने खुलेआम गोली चला रहा था। अब 7 में से 4 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके थे और बाकी के आरोपी या तो फरार या फिर पुलिस के गिरफ्त में आने वाले थे। और इसी बीच 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल के किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। और ये बहुत ही शॉकिंग बात, 100 से ज्यादा केस उसके ऊपर दर्ज थे, उसके बावजूद उसे एक ऐसे केस में सजा मिली। अब एक ऐसा टाइम था जब एक बाहुबली नेता कानून के गिरफ्त में फंस चुका था
15 अप्रैल 2023 रात के लगभग 10 बजे प्रयागराज की पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई असरत दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए उस टाइम में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीड्यूर था, लेकिन इस रात कुछ भी रूटीन जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा था। जैसी पुलिस वैन उस टाइम में हॉस्पिटल के पास जाकर रुकी, अतीक और असरत नीचे उतरते हैं और चारों तरफ मीडिया ऑलरेडी मौजूद था। कैमरा, माइक, लाइव कवरेज, हर कोई अतीक से सवाल पूछना चाहता था और अतीक के हाथ में हथकड़ी पुलिस के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और तभी भीड़ में खड़े 3 लोग जो खुद को पत्रकार बता के उस रैली में आए थे, उनके हाथ में कैमरा और माइक, सब एकदम सा नॉर्मल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में सब कुछ वहाँ बदलने वाला था। अगले कुछ सेकंड में वहाँ से कैमरा पीछे और पिस्तौल निकलता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अतीक अहमद के सिर पे डायरेक्ट गोली मार दी जाती है। अतीक जमीन पे गिरा। असरत जैसे ही कुछ समझ पाता, उससे पहले दूसरा शूटर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। कुछ सेकंड तक ताबड़तोड़ गोली लाइव कैमरा पे देश देख रहा था। पुलिस भी बहुत टाइम के लिए उस टाइम में शॉक हो गई। और कुछ समय के बाद शूटर को पकड़ लिया गया, लेकिन सब कुछ अब तक खत्म हो चुका था। एक समय का सबसे बड़ा बाहुबली जो सालों तक कानून से बचता रहा, वो आज के डेट में लाइव टीवी पे कुछ सेकंड में ही खत्म हो गया। और इसी के साथ अतीक अहमद की कहानी एक शॉकिंग अंत तक पहुंच गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर वो 3 शूटर कौन कौन थे? उनके पास इतने महंगे हथियार आखिर कहां से आए? किसने प्लान कराया? आज तक इसका जवाब क्लियर नहीं हो पाया। आप एक बात समझो, जब कानून बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा तो लोग बाहुबली बनना स्टार्ट होंगे, और जब बाहुबली खत्म होते हैं तो सवाल इससे भी गहरा खड़ा हो जाता है। अतीक अहमद की कहानी बस एक क्राइम की कहानी नहीं है, वो एक सिस्टम की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।